Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. आज हम लोग CPQ यानी चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित? तो इसका आंसर होगा तनाव के क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि उन्होंने तनाव के क्षेत्र में विभिन्न अध्ययन किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन उनका क्या था? गैस मॉडल देना, GAS, ठीक है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण का सिद्धांत उन्होंने दिया था। सेकेंड, हैंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है। हैंस सेली ने तनाव के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। तो अविशिष्ट अनुक्रिया का मतलब हुआ कि जब भी व्यक्ति तनाव का सामना करता है तो उसमें दो प्रकार की अनुक्रियाएं यानी रेस्पॉन्स होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक अनुक्रिया के अंतर्गत उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे पेट की गड़बड़ी, हृदय का धड़कन बढ़ना, पेप्टिक अल्सर, ये सब। उसी तरह मानसिक अनुक्रिया के अंतर्गत, मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया के अंतर्गत चिंता, क्रोध, आक्रामकता आदि दिखाई पड़ते हैं। ओके। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिबलक यानी स्ट्रेसर। तनाव का एक और नाम होता है जिसे प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो जो तनाव उत्पन्न कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबलक यानी स्ट्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है? आंसर होगा अभिप्रेरकों की संघर्ष की अवस्था। इसको हमने कहाँ पढ़ा था? इसको हमने पढ़ा था जब दो अभिप्रेरक मतलब एक जैसे अभिप्रेरक होते हैं, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना रहता है, तब हमें उसमें परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि हम किस अभिप्रेरक को, किस मोटिव्स को का चुनाव करें और किसको छोड़ दें। तो इसमें भी तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक होता है एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी परिहार संघर्ष, जिसमें दोनों ही पसंद नहीं है, दोनों ही अभिप्रेरक पसंद नहीं पर किसी को चुनना है, तो वो हो गया परिहार संघर्ष। तथा एक और आता है उपागम परिहार संघर्ष यानी अप्रोच एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें एक मोटिव से हमारे लिए पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इन दोनों में से किसी एक को चुनना रहता है। तो इन परिस्थितियों में भी तनाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है अभिप्रेरकों की संघर्ष की अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन कितने प्रतिशत रोगों का कारण तनाव होता है? तो इसका आंसर होगा 75%। विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा यह पता चला है कि जितने भी हमारे शारीरिक या मानसिक बीमारी होती हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं तनाव ही कारण होता है। तनाव हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, तब जाकर कोई भी बीमारी उस पर हावी होती है, चाहे उस बीमारी का स्वरूप शारीरिक हो या मानसिक, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रतिबंधित कार्य यानी अनमैनेज्ड वर्क तनाव उत्पन्न करता है। इसकी पुष्टि
किनके अध्ययनों से होती है? तो इसका आंसर होगा राइस। राइस ने अनमैनेज्ड वर्क के ऊपर कार्य किया है और अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है कि मैनेज्ड वर्क जो होते हैं, यानी जो कि मैनेज्ड वर्क जो होते हैं उनकी तुलना में अनमैनेज्ड वर्क तनाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टीकरण के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो इसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समायोजन, यानी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या हुआ कि व्यक्ति को अपने वातावरण के डिमांड के अनुसार वहाँ उपस्थित कारकों के साथ जब वो एडजस्ट करना चाहता है और उसमें एडजस्ट कर जाता है तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समायोजन, यानी एडजस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं अभियान। आंसर क्या है? अभियान। ओके। नंबर 9, तनाव का सामना अथवा प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? तो इसका उत्तर होगा संज्ञान में परिवर्तन, चेंज इन कॉग्निशन। कॉग्निशन यहाँ क्या हुआ? संज्ञान यानी कॉग्निशन का मतलब होता है हम जिसका हमें सही ज्ञान हो, यानी जो कि सही परसेप्शन के द्वारा, यानी सही परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, सही संवेग इमोशन को समझने के द्वारा और सही संवेदना, इन सभी सही चिंतन यानी तर्कपूर्ण चिंतन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो तनाव का सामना करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी कौन सा तरीका है? यानी हम अपने संज्ञान में परिवर्तन, मतलब कि हम जिस चीज के चलते तनावग्रस्त हैं उसे हम अगर उस सिचुएशन को चेंज कर दें, उस ओर हमारा ध्यान न जाए, तो वो क्या होगा? संज्ञान में परिवर्तन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संज्ञान में परिवर्तन। ये सभी प्रश्न जो मैं बतला रही हूँ वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और इसका 1 नंबर या 2 नंबर के आंसर में ये आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी की आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति नहीं होती है तो उसमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होगी? इसका आंसर होगा कुंठा, यानी फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या हुआ? कब उत्पन्न होता है? जब हम कोई किसी चीज का हमें डिमांड होता है, हमारी आवश्यकता होती है और हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और उस बेचैन की स्थिति को क्या कहा जाता है? कुंठा। ठीक है। सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम और GAS के संप्रत्यय के प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है हेंस सेली द्वारा। मतलब सामान्य अनुकूलन संलक्षण यानी GAS मॉडल को किस मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था? उनका नाम था हेंस सेली। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, GAS गैस के अनुसार 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। ठीक है। हम लोगों ने जब गैस मॉडल पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि गैस के अनुसार पहली अवस्था क्या होती है? चेतावनी की अवस्था होती है, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ अलार्म।
दूसरी अवस्था क्या होती है? दूसरी अवस्था होती है प्रतिरोध की अवस्था, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। और तीसरी अवस्था जो होती है वो समापन या परिश्रांति की अवस्था होती है, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ठीक है, तो ये 3 अवस्था होती है। तो पहला आता है चेतावनी, उसके बाद आता है प्रतिरोध, उसके बाद परिश्रांति या समापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तनाव या प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा शिथिलीकरण यानी रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स्ड आदमी कब रहता है? आराम से कब रहता है? जब उसे किसी प्रकार की कोई चिंता न हो और उसका शरीर पूरा सुस्त हो, आराम से वो लेटा रहे या चिंता की कोई लकीर नहीं हो। इसके विपरीत तनाव के समय में क्या होता है? तनाव के समय में हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, दिमाग तेज से चलने लगता है, हमारे चिंता का स्तर बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और हम एक्टिव मोड में रहते हैं। तो तनाव के समय हमारा क्या रहता है? एक्टिव मोड रहता है। तो तनाव या प्रतिबल के विपरीत अवस्था में हमारा कौन सा मोड रहेगा? इनएक्टिव मोड यानी शिथिलीकरण। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हेंस सेली ने पॉजिटिव स्ट्रेस को क्या कहा है? हेंस सेली ने पॉजिटिव स्ट्रेस यानी सकारात्मक तनाव को कहा है यूस्ट्रेस। हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि तनाव 2 प्रकार के होते हैं, यानी तनाव का प्रभाव 2 प्रकार से हमारे शरीर और मन में पड़ता है। जिस तनाव का प्रभाव हमारे शरीर हमारे मन के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिस तनाव के होने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, हम सही दिशा में कार्य करने लगते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसे कहते हैं यूस्ट्रेस। लेकिन इसके विपरीत जिस तनाव से हमारी कार्य क्षमता घट जाती है, हमारे शरीर और मन में बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उस तरह के नेगेटिव स्ट्रेस को क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पॉजिटिव स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? तो पॉजिटिव स्ट्रेस को यूस्ट्रेस कहा जाता है और नेगेटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 15, बर्न आउट की अवस्था को कहते हैं। आंसर होगा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षीणता की अवस्था। बर्नआउट पिछले क्लास में मैंने इसे बतलाया है। बर्नआउट क्या होता है? कभी प्राय हम सबों के साथ यह सिचुएशन आती है। अगर हम पढ़ते पढ़ते इतना देर तक हम पढ़ते रहे कि एक समय ऐसे आता है कि हमारे दिमाग में कुछ भी घुसने के लिए तैयार नहीं होता है, यानी हमारा दिमाग थक जाता है। उसी तरह काम करते करते एक समय ऐसा आता है कि शरीर काम करने की अनुमति नहीं दे पाता है, इतना अधिक हम थक जाते हैं। तो इस प्रकार शारीरिक और मानसिक थकान की वह अवस्था जिसके बाद मन और शरीर कार्य करना, यानी मन और शरीर की कार्य क्षमता घट जाए, खत्म हो जाए, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? बर्नआउट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोबासा के अनुसार दृढ़ व्यक्तित्व के लोग दूसरों से इस तरह भिन्न होते हैं कि उनमें उच्च स्तर की क्या पाई जाती है? आंसर होगा उनमें उच्च स्तर की वचनबद्धता पाई जाती है। कोबासा ने क्या कहा था? कोबासा के सिद्धांत के अनुसार कोबासा ने दृढ़ व्यक्तित्व के विषय में बतलाया था कि दृढ़ व्यक्तित्व के लोग जो होते हैं उनमें वचनबद्धता पाई जाती है। और वचनबद्धता क्या होती है? जो कार्य को उन्होंने ठान लिया है उसे वो करके ही पूरा लेते हैं। जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाए तब तक वो शांति से नहीं बैठते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि दृढ़ व्यक्तित्व
जो होते हैं उनमें वचनबद्धता, नियंत्रण तथा चुनौती पाई जाती है। मतलब अपने काम से बंधा होना और कार्य के प्रति समर्पित होना और उसी पर विश्वास करना ही को वचनबद्धता कहते हैं। उसी तरह नियंत्रण का अर्थ होता है व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास होना कि वह अपने जीवन की घटनाओं या स्थितियों का समाधान स्वयं कर सकता है। तीसरा उन्होंने चुनौती बताया था। चुनौती का अर्थ होता है कि प्रत्येक स्थिति को चुनौतीपूर्ण, चैलेंज समझकर कार्य करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सकारात्मक स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम का उन्नयन, पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है सही ढंग से वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण, जीवन में एक उद्देश्य का बोध होना तथा समस्या केंद्रित होना, तीसरा उत्तरदायित्व का बोध, असफल होने पर अपनी गलती तथा सफलता का श्रेय लेना, और उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए यह जरूरी है कि सही ढंग से वास्तविकता का हम प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन करें। जीवन में एक उद्देश्य का होना जरूरी होता है तथा समस्या केंद्रित होना चाहिए। उसी तरह उत्तरदायित्व का बोध भी हो और गलती होने पर अपनी गलती को स्वीकार करने का भी श्रेय लेना चाहिए और सफलता का भी श्रेय लेना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न में उपरोक्त सभी चीज सकारात्मक स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के उन्नयन के लिए जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य अनुकूलन संलक्षण यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम और GAS की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? तो आंसर होगा परिश्रांति यानी एग्जॉशन की अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो इसको तो मैंने बतलाया था कि उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला चेतावनी की अवस्था, दूसरा प्रतिक्रिया की अवस्था और तीसरा समापन या परिश्रांति की अवस्था। तो परिश्रांति की अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, इनएक्टिव मोड में चला जाता है और वो बीमार हो जाता है। ठीक है। 19, भीड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स का संबंध है किस मनोवैज्ञानिक से है? तो इसे किसने कहा था? इसे कैनन ने कहा था। कैनन ने क्या कहा था कि ऐसी अनुक्रियाएं व्यक्ति को परिस्थिति से भिड़ जाने या भाग जाने के लिए तैयार करता है। ये शारीरिक अनुक्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो इसे किसने दिया था? कैनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोबासा के अनुसार दृढ़ व्यक्तित्व मूलतः 3 गुणों से मिलकर बनता है। अभी अभी मैंने बताया था कौन से 3 गुण? वचनबद्धता, नियंत्रण और तीसरा चुनौती। ठीक है। इस प्रकार आज हमने विभिन्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को देखा है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। प्रायः इससे मिलते जुलते या इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं जो कि 1 या 2 नंबर के होते हैं। इन्हें आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। अगले क्लास में मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन फिर बतलाऊंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।